एवरीवन, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। चलिए करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज का। आज डेट क्या है? 2 जुलाई 2024। दिन कौन सा है? ट्यूसडे। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 जुलाई 2024 करंट अफेयर। पहला क्या है? पहला क्रिकेट से ही रिलेटेड, T20 मैच से, T20 क्रिकेट से ही रिलेटेड है। कौन से ऐसे इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है और उनके रिकॉर्ड क्या है T20 में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। समझ में क्या? उनके रिकॉर्ड क्या है, कितने मैच खेले हैं, कितना रन बनाए हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और कितने इंडियन क्रिकेटर ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है T20 क्रिकेट से, उसको देखते हैं। फ्रॉम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट कौन है? विराट कोहली सर है। अब इनको देखने को नहीं मिलेगा T20 में। रोहित शर्मा सर हैं और जडेजा सर हैं, रविंद्र जडेजा। ओके, ये तीनों जो महान खिलाड़ी हैं, अब से हम लोग इनको T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। बल अभी वनडे और टेस्ट मैच खेलेंगे, केवल T20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो विराट सर कितना मैच खेले हैं? विराट कोहली 125 मैच खेले हैं T20 का। कितने रन बनाए हैं? ध्यान दीजिएगा, 4188 रन बनाए, 4188 रन बनाए। और कितने 50s मारे हैं? 38 50s, 38 50 और 1 सेंचुरी। ध्यान दीजिएगा, 1 सेंचुरी। किसके अगेंस्ट सेंचुरी मारे हैं? अफगानिस्तान के अगेंस्ट 122 रन अगेंस्ट अफगानिस्तान। इसको ध्यान रखिएगा। Got it? नो प्रॉब्लम। चलिए तो रोहित शर्मा के बारे में जान लेते हैं। ये कितना मैच खेले हैं? 159 मैच, 159 मैच। और कितना रन बनाए हैं 159 मैच में? 4231 रन, 4231 रन बनाए हैं। और कितने 50s मारे हैं इन्होंने? 32 50s और 5 सेंचुरी, 5 सेंचुरी। और हाईएस्ट कितना? 120 रन नॉट आउट अगेंस्ट अफगानिस्तान, नॉट आउट अगेंस्ट अफगानिस्तान। और रविंद्र जडेजा जी कितना मैच खेले हैं? 74। ध्यान दीजिए, 74 T20 मैच खेले हैं, जिसमें से इन्होंने 515 रन बनाए हैं, 515 रन बनाए हैं और 54 विकेट्स दिए हैं, 54 विकेट्स दिए। तीनों महान खिलाड़ी अब से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, पर वनडे और टेस्ट मैच अभी खेलेंगे। और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। विराट कोहली कितना मैच खेले हैं? 125। कितना रन बनाए? 4188 रन, 38 50, 1 सेंचुरी और 122 रन अगेंस्ट, हाईएस्ट उनका अगेंस्ट अफगानिस्तान। रोहित शर्मा कितना मैच खेले हैं? 159 मैच। कितने रन बनाए? 4231 रन, 32 50 और 5 सेंचुरी। और 121 रन के हाईएस्ट हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान, नॉट आउट। रविंद्र जडेजा 74 मैच और 515 रन और 54 विकेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और एक किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाले केवल 3 खिलाड़ी हैं अभी तक, रोहित शर्मा जी, विराट कोहली और बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं। ओके, नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश will be bioplastic park सेटअप। उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में बायोप्लास्टिक पार्क सेटअप होगा? एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा सकता है और कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं उससे भी पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, किस डिस्ट्रिक्ट में? लखीमपुर, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, लखीमपुर खीरी जो है वह न्यूज में आ गया है, लखीमपुर खीरी जो है वह न्यूज में आ गया। तो इसके जो किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है उसको भी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम। समझ में आ गया? अब लखीमपुर तो आ गया, अब लखीमपुर में कहाँ सेटअप किया जाएगा वो इंपॉर्टेंट है, किस तहसील में किया जाएगा और किस तहसील के किस गांव में किया जाएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। लखीमपुर बहुत लोगों को याद रहेगा। ओके, तो किस तहसील में किया जाएगा? गोला गोकर्णनाथ तहसील में, गोला गोकर्णनाथ तहसील में किया जाएगा। और इसमें एक गांव है कुंभी विलेज, कुंभी विलेज, वहां पे किया जाएगा। ध्यान दीजिए, कुंभी विलेज, वहां पर जो यह बायोप्लास्टिक पार्क है सेटअप किया जाएगा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 1000 एकड़ जमीन जो है, 1000 हेक्टेयर जमीन जो है अलॉट किया। ओके, 1000 हेक्टेयर जमीन जो है अलॉट किया, ध्यान दीजिएगा। राइट, और कितना अमाउंट, फंड कितना अलॉट किया है? ₹2000 करोड़, इतना अलॉट किया। ये तो हम लोग जान गए कि बायोप्लास्टिक पार्क सेटअप कहाँ होगा, किस विलेज में, किस तहसील में, किस डिस्ट्रिक्ट में, और कितना फंड अलॉट किया गया और कितना जमीन दिया गया। तो 1000 हेक्टेयर लैंड अलॉट किया गया और 2000 करोड़ रुपीस। अभी जो बायोप्लास्टिक पार्क इस सेटअप क्यों किया जा रहा है? आप लोगों को पता है उत्तर प्रदेश का जो पॉपुलेशन है सबसे ज्यादा कंट्री में, यहाँ पे प्लास्टिक बहुत ज्यादा यूज होता है। और प्लास्टिक जो यूज हो रहा है वो कौन सा प्लास्टिक है? वो नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक ज्यादा यूज हो रहा है, तो जिसके कारण उत्तर प्रदेश में पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। और हम लोग प्लास्टिक यूज करके करते क्या, मैक्सिमम उसको बाहर ही फेंक देते हैं। और जहाँ भी प्लास्टिक पड़ जाता है, पहली बात वो कभी खत्म नहीं होता है, और जहाँ पड़ जाता है, जिस जमीन पड़ जाता है उसके ऊपर मिट्टी, धूल, धक्कर जम जाते हैं। और वो प्लास्टिक करता है क्या, उस जगह की जो फर्टिलिटी है उसको खत्म कर देता है, सॉइल फर्टिलिटी। अगर उस जगह फिर कुछ आप उगाओगे कभी उगेगा नहीं। इवन कुछ गैसेस भी रिलीज होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही क्या हानिकारक है। अब इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बायोप्लास्टिक पार्क सेटअप करने की बात की। और बायोप्लास्टिक पार्क क्या होगा? ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स होंगे, क्योंकि यह जो है वह फूड से बनाए जाएंगे, जो फूड क्रॉप्स होते हैं उन्हीं से बनाए जाएंगे। समझ में आ गया? जिसको आराम से बायोडिग्रेडेबल मतलब नष्ट किया जा सकता है, बायोडिग्रेडेबल है, इसको नष्ट किया जा सकता है आराम से। ओके, समझ में आ गया? पक्का? तो आप कह सकते हो इसका जो बायोप्लास्टिक होगा तो ये बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाया जाएगा। जो बायोप्लास्टिक सेटअप हो रहा है कहां पर, बायोप्लास्टिक पार्क जो सेटअप हो रहा है कहां पर, लखीमपुर में, वहां पर क्या बनाया जाएगा? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। और ये किससे बनाया जाएगा? सनफ्लावर से, सनफ्लावर से बनाया जाएगा।
ओके, बीट रूट से बनाया जाएगा, बीट रूट से बनाया जाएगा और कॉर्न से बनाया जाएगा और जो फूड आइटम्स हैं उनसे बनाया जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? तो क्या होगा, जब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाए जाएंगे तो आराम से नष्ट हो जाएंगे, लंबे समय तक नहीं रहेंगे, तो पोल्यूशन रिड्यूस होगा। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लखीमपुर खीरी कहाँ पर? गोला गोकर्णनाथ तहसील में। कौन सा गांव? कुंभी विलेज। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्जाम में, परंतु लखीमपुर खीरी और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो फंड है कितना दिया गया है और कितनी जमीन अलॉट की गई है? 1000 हेक्टेयर जमीन, ध्यान दीजिएगा, 1000 हेक्टेयर जमीन, जिससे कि जो प्लास्टिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं उत्तर प्रदेश में उससे लड़ा जाए। गॉट इट? नेक्स्ट है, थर्ड है अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा, आपको पता है अमरनाथ यात्रा जो है 29 जून को स्टार्ट हुआ है। कब? 29 जून को स्टार्ट हुआ, कब तक चलेगा? 19 अगस्त तक चलेगा। एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो अमरनाथ गुफा है वो जम्मू एंड कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट में है? पहली बात। और जो अमरनाथ गुफा तक हम लोग जाते हैं वह किस पास से होकर जाते हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और अमरनाथ यात्रा कौन से भगवान से रिलेटेड है? भगवान शिव से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि भगवान शिव का जो लिंग होता है वह नेचुरली फॉर्म होता है, बर्फ का आइस लिंगम फॉर्म होता है और नेचुरली अपने आप फॉर्म हो जाता है। उसी के लिए हर साल वहां पर यात्रा कराई जाती है। ओके, तो ध्यान दीजिए किस डिस्ट्रिक्ट में? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, इसको ध्यान दीजिएगा। अमरनाथ गुफा जो है नाथ के किस डिस्ट्रिक्ट में? अनंतनाग, नाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और किस पास से होकर हम लोग इस गुफा में जाते हैं? ध्यान दीजिएगा, पास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पास नहीं याद रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। महागुनस पास, महागुनस पास से होकर जाते हैं। कौन सा पास है? महागुनस पास। इसी पास से होकर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? महागुनस दर्रा। पास को क्या बोलते हैं? दर्रा। उस दर्रे से होकर हम लोग गुफा में जाते हैं और भगवान शिव के जो बर्फ का लिंगम है उसको हम लोग उसका दर्शन करते हैं, उनका दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। और इन्हीं को हम लोग कहते हैं बाबा बर्फानी। और हर साल इस यात्रा को कराई जाती है पूरी सुरक्षा के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का इस पे पड़ा रहता है, टेररिस्ट अटैक कराता रहता है। समझना क्या? तो भगवान शिव का के लिंगम का दर्शन करने हम लोग जाते हैं, इसलिए यह यात्रा कराई जाती है हर साल। तो कब से शुरू हुआ है? 29 जून से शुरू हुआ। कब तक चलेगा? 19 अगस्त तक चलेगा। किस पास से होकर हम लोग गुजरते हैं? महागुनस पास। किस डिस्ट्रिक्ट में है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। ये जो दो चीज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लिंगम होता है, जो लिंगम फॉर्म होता है भगवान शिव का, वो नेचुरली फॉर्म होता है, वो भी बर्फ का। ध्यान दीजिएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री माझी, मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना, बहन योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया? तो महाराष्ट्र द्वारा लॉन्च किया गया है। आप लोगों को पता है कि कुछ समय पहले मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था एक लाडली बहन। उन्होंने क्या किया था? लाडली बहन योजना लॉन्च किया था। उसके तहत उन्होंने क्या किया था? उन्होंने 1200 रुपये जो है, जो औरतें हैं उनको देते थे, 1200 रुपये महिलाओं को देते थे पर मंथ। किस लिए?
अब उसके कारण आप लोग देखे होंगे कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बम्पर वोटों से जीता है, जिसमें बहुत सी महिलाएं जो उनको वोट दिए हैं। एक तो यह वोट बैंक को अट्रैक्ट करने के लिए किया गया, प्लस जो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, मतलब महिलाओं को एम्पावर करने के लिए भी किया गया। उसी आधार पर मतलब ऐसा ही जो आप कह सकते हो कि ऐसा ही योजना जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसका नाम है मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना। इसमें इन्होंने ये क्या करेंगे, 21 साल से लेकर 60 साल की जितनी भी महिलाएं हैं उनको हर महीने 1500 रुपया दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। जिनके पास अगर 1 रुपये महीने का नहीं आ रहा है, अगर उनको 1500 रुपये मिलेगा तो डेफिनेटली क्या करेंगे, जो चाहेंगे वो खरीदेंगे। तो क्या हो रहा है, एक तरीके से वो डिसीजन ले सकती हैं। तो महिलाओं को एम्पावर करने का एक तरीका है, समझ आ गया। अब इसके लिए 46,000 करोड़ रुपया हर साल अलॉट किया जाएगा। कितना? एवरी ईयर, ध्यान दीजिएगा, एवरी ईयर 46,000 करोड़ रुपया अलॉट किया जाएगा, समझ में आ गया। और इसमें किया क्या जाएगा, ध्यान दीजिए, विमेन बिटवीन द एज 21 से लेकर 60 साल तक उनको क्या दिया जाएगा, 1500 रुपये पर मंथ, ओके, मंथली दिया जाएगा। अब उनको 1500 रुपये पर मंथ मिलेगा तो क्या होगा, उनको एम्पावरमेंट होगा कि नहीं होगा, इनको सर्विसेज लेंगे कि नहीं लेंगे, समझ में आ गया। इसलिए दिया जा रहा है, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। ध्यान दीजिए, मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया है, तो महाराष्ट्र स्टेट द्वारा शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, 21 साल से लेकर 60 साल तक की जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी को हर महीने 1500 रुपया दिया जाएगा। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट हर साल 46,000 करोड़ रुपया अलॉट करेगी, करेक्ट। और प्लीज आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा गला अभी भी हमारा सही नहीं है, तो हमको माफ करिएगा आप लोग, ओके। फेमस रायमोना पार्क नेशनल पार्क कहां पर है, फेमस रायमोना नेशनल पार्क कहां पर है, किस स्टेट में, आसाम में। अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, डेफिनेटली अगर ये न्यूज में होगा इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे एक मेनलैंड सेरो पाया गया है। ये क्या होता है, एक बकरी की तरह ही होता है, बकरी की तरह दिखता है, जो कि इंडिया में नॉर्मली पाया नहीं जाता है। यह पाया गया है पहली बार कहां पर, रायमोना नेशनल पार्क में, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, समझना क्या। यहाँ पे एक मेनलैंड सेरो पाया गया है जो कि बकरी की तरह दिखता है, मेनलैंड सेरो जो कि बकरी की तरह दिखता है, जो कि इंडिया में नॉर्मली पाया नहीं जाता है। और ये पाया गया कहां पर, रायमोना नेशनल पार्क में, इसलिए यह न्यूज में। अब जो मेनलैंड सेरो है, इट लुक लाइक, ध्यान, लुक लाइक गोट, बकरी की तरह दिखेगा। और जो मेनलैंड सेरो है उसका जो आईयूसीएन रेड डेटा लिस्ट में स्टेटस है वो क्या है, वल्नरेबल है, मतलब इसके ऊपर क्या है, संकट, समझा क्या, इसलिए यह न्यूज। अब आसाम न्यूज में आ गया, तो आसाम में कितने नेशनल पार्क है पूछा जा सकता है। आसाम में कितने नेशनल पार्क है, ध्यान दीजिएगा, 7 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से हैं, पहला तो यही आ गया, रायमोना नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दाहिंग नेशनल पार्क, ओके। और एक और नेशनल पार्क है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। 7 नेशनल पार्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आई थिंक डिब्रू साइखोवा, हाँ, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है 7वां। कौन कौन सा नेशनल पार्क है, एक हो गया तो आपका रायमोना नेशनल पार्क,
ध्यान दीजिएगा, मानस नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, दिहांग नेशनल पार्क और कौन सा डिब्रू साइकोवा खोआ नेशनल पार्क। ओके, गॉट इट। देख लीजिएगा इसको, छह तो हमको याद है सही से, सातवां आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो पूछा जा सकता है। ओके, साइकोवा नेशनल पार्क, ये साइकोवा नेशनल पार्क ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देयर, और जो रायमोना नेशनल पार्क है 2021 जून के महीने में ही उसको नेशनल पार्क बनाया गया। रायमोना नेशनल पार्क को, जो रायमोना नेशनल पार्क है उसको 2021 में ही नेशनल पार्क बनाया गया है, ध्यान दीजिए। ओके, तो हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन आसाम? 7 नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट, पेंच नेशनल पार्क कहां पर है? पेंच नेशनल पार्क कहां पर है? पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों स्टेट के अंदर आता है, ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र के भी अंदर और मध्य प्रदेश दोनों के अंदर पेंच नेशनल पार्क आता है। हम इसके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि वहां पे अभी एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया है। किस लिए? क्योंकि आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, पेंच नेशनल पार्क में बहुत ज्यादा आग लग जाती है। अब आग लगने के कारण क्या होता है, बहुत सारे पेड़ पौधे जल जाते हैं और जो जंगली जानवर है उनकी भी जान पे खतरा आ जाता है, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी नष्ट होना शुरू हो जाता है, और जो वहाँ की इकोलॉजी है वो भी खत्म होने शुरू हो जाती है। इन सभी को बचाने के लिए और जो फायर लगता है उसको अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट करने के लिए, पहले ही पता चल जाए कि हाँ फायर लगा है तो उसको खत्म किया जा सके, इसलिए वहां पर क्या लॉन्च किया गया? एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है जो पेंच नेशनल पार्क है वह न्यूज में है। ओके, गॉट इट। क्या किया गया? एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया गया है। सिस्टम हैज बीन लॉन्च ओके फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर्स। और जो जंगल में आग लगती है उसको पहले ही पता किया जा सके, मतलब अर्ली स्टेज में ही पता किया जा सके, जो जंगल में आग फैल जाती है उसको बचाया जा सके, जिससे कि जीव जंतु मर जाते हैं उसके कारण उनको बचाया जा सके, जो पेड़ पौधे खत्म हो जाते हैं उनको बचाया जा सके, वहाँ के इन्वायरमेंट को बचाया जा सके। इसलिए पेंच नेशनल पार्क के अंदर ही एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च किया गया। और इट नो प्रॉब्लम, 100% नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज लाइव स्टॉक एमिशन कार्बन टैक्स, पशुधन पे जो पशुधन उत्सर्जन होता है उस पे कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने कार्बन टैक्स लगाया? जो पशु होते हैं जैसे कैटल है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, सुअर, भेड़, ये सब जो है, ये जब इनका वेस्ट निकलता है उसमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, मीथेन होता है, जो कि एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ज्यादा कारण बनता है, बहुत ज्यादा, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल वार्मिंग एमिशन होता है उसके कारण। ओके, मीथेन। तो इस पर क्या हो गया, एक देश है जो कि कार्बन टैक्स लगाया, और वो देश कौन सा है? यह हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट कंट्री, क्योंकि फर्स्ट कंट्री है, जब भी कोई चीज फर्स्ट होता है, लार्जेस्ट होता है, बिगेस्ट होता है, तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो यूनिक होता है। फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज, जो लगाएगा, इम्पोज लाइव स्टॉक, पशुधन एमिशन कार्बन टैक्स।
कौन है? डेनमार्क। क्योंकि आपको पता है जो पशु के वेस्ट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन होता है, और मीथेन जो होता है, जो जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जिससे कि डेनमार्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए डेनमार्क ने क्या किया, अनाउंस किया है कि 2030 से जो लाइव स्टॉक एमिशन कार्बन टैक्स है वो लगाया जाएगा। तो 2030 से लगाया जाएगा, पर अभी अनाउंस क्यों किया गया? क्योंकि जितने भी लोग हैं जो कि पशु रखते हैं वो अभी से ही क्या हो जाए, उस पर काम करना शुरू कर दे। समझ में आ गया? तो इसका एम क्या, मेन एम क्या है, जो उद्देश्य है, जो मेन एम है, इसके कारण डेनमार्क ने लॉन्च किया है। क्योंकि आपको पता है डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है जिसका कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन है। अगर वहां पे थोड़ा सा भी पोल्यूशन होता है, थोड़ा सा भी ग्लोबल वार्मिंग होता है, तो उस पर बहुत डेनमार्क पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। इसलिए डेनमार्क पहले से ही सावधानी बरतना चाहता है। समझना क्या? पक्का? हमारी आवाज के लिए आप लोग हमको माफ करिएगा। मेन एम क्या है? टू रिड्यूस डेनमार्क ग्रीन हाउस गैस, GHG, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाई 70%, ध्यान दीजिए, बाई 70% फ्रॉम 1990 लेवल्स। जो 1990 में ग्रीन हाउस गैस एमिशन था उससे 70% कम करने की बात कर रहा है। कब तक? बाई 2030 तक, 2030 तक इतना कम हो जाए। इसलिए पहले ही अनाउंस कर दिया गया है कि अब जो भी पशु रखेंगे उनके मल मूत्र जो निकलते हैं, जो वेस्ट निकलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कार्बन मीथेन होता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है, जो कि डेनमार्क में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए उस पर कार्बन टैक्स पहले से लगाया गया। कितना लगाएगा? ध्यान दीजिएगा, 120 करोड़। क्रोन क्या है? डेनिश क्रोन, मतलब वहां की करेंसी है। 120 करोड़ पर टन लगाएगा। ध्यान दीजिए। ओके भाई, ये कब लगाएगा? 2030 में। पर 2035 में क्या होगा? 300 करोड़ हो जाएगा, 300 करोड़ हो जाएगा पर टन। ओके, और जो 120 करोड़ है वो लगभग $17 के बराबर होगा, और 300 टन जो है वो लगभग $43 के बराबर। समझ में आ गया? इतना कार्बन टैक्स लगाया जाए, बताओ। पशु के जो वेस्ट है उस पर भी कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ध्यान दीजिएगा, पहला कंट्री बना, इसलिए हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसी पहली कंट्री है जिन्होंने इम्पोज किया है लाइव स्टॉक एमिशन कार्बन टैक्स। तो डेनमार्क है, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। अभी जो यूरोपियन काउंसिल है उसके नए प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया है, मतलब उनको अपॉइंटमेंट कर दिया गया, परंतु जो ज्वाइन करने वाले हैं वो 1 अक्टूबर से ज्वाइन करेंगे। उनका नाम क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। ये पढ़ इसलिए रहे कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन काउंसिल, इस सब से। ओके, बहुत बार ज्यादा रिक्वायर है काउंसिल। कौन बनाया गया है? पुर्तगाल के जो पीएम है उनको बनाया गया है। कौन है पुर्तगाल के पीएम? एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा क्या है? पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर। इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म भारत के गोवा राज्य में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, वहां पे उनका जीवन का जो अर्ली स्टेज है वह गोवा में ही बिताए हैं। समझा गया? तो इन्हीं को क्या बनाया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। अब ये किसको रिप्लेस करेंगे? फर्स्ट, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट कब से स्टार्ट होगा, मतलब ज्वाइनिंग कब से स्टार्ट होगा? 1 अक्टूबर 2024। अभी किसको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे, ही विल रिप्लेस, कौन है? चार्ल्स मिकेल।
मिचेल भी बोल सकते हो आप लोग, ऑफ बेल्जियम। ये कहाँ के हैं? बेल्जियम के। समझ में आ गया? अब गॉट इट, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यूरोपियन यूनियन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओके, उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करना करेंगे। अगर आप लोगों को लगता है तो फिर अगेन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे यूरोपियन यूनियन। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन यूनियन। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? एक क्वेश्चन है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसल्स में है। अब ब्रसल्स में एक और हेडक्वार्टर है, कुछ दिन पहले हम लोग डिस्कस किए थे, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, नाटो का हेडक्वार्टर है, नॉर्थ अटलांटिक, ओके, ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट न्यूज ऑफ द डे, द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कौन बना है? विक्रम मिस्त्री सॉरी, विक्रम मिस्त्री, यह बने। यह 1989 के आईएफएस ऑफिसर हैं, 1989 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। इससे पहले ये कहाँ थे? यह एनएसए, ओके, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के सेक्रेटरीट में काम कर रहे थे, एनएसए सेक्रेटरीट में काम कर रहे थे। अपॉइंटेड हुए थे इन 2022। अब ये किसको रिप्लेस किया है, ये भी पूछा जा सकता है, ये किसको रिप्लेस किया, ये भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विनय मोहन क्वात्रा को रिप्लेस्ड, विनय मोहन क्वात्रा को क्या किया है? रिप्लेस किया है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो न्यू फॉरेन सेक्रेटरी हैं, पूछा जा सकता है कि जो इंडिया के पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे वो कौन थे? ध्यान दीजिए, द फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी, फर्स्ट फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। केपीएस मेनन, केपीएस मेनन, केपीएस मेनन, समझ में आ गया? ये पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे भारत। और आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो न्यू फॉरेन सेक्रेटरी है कौन है? विक्रम मिस्त्री, जो 1989 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। और इससे पहले एनएसए सेक्रेटरीट में वो काम कर चुके हैं, 2022 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। और आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।